अच्छा, सर्दियों में बारिश, वो भी भारत में, जहाँ सर्दियाँ तो आमतौर पर सूखी होती हैं। ये एक बड़ी मज़ेदार पहेली है ना? तो चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ पूरा देश सर्दियों की नर्म धूप सेंक रहा है और दूसरी तरफ देश के कोने में एक तट पर झमाझम बारिश हो रही है। सुनने में ये मौसम का कोई अजीब खेल लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ठोस साइंटिफिक वजह है। आइए उसी का पता लगाते हैं। और ये जगह है तमिलनाडु का खूबसूरत कोरोमंडल तट। हमारी आज की कहानी का जो सारा फोकस है ना, वो इसी हरे भरे तटीय इलाके पर है। यही वो जगह है जहां सर्दियों में मॉनसून अपना एक अलग ही जादू दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस रहस्यमयी बारिश के पीछे है कौन, इसका हीरो कौन है? तो मिलिए, इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, यानी उत्तर पूर्वी मॉनसून। लेकिन एक बात साफ कर दें, ये वो गर्मियों वाला मॉनसून नहीं है, उससे ये बिल्कुल अलग है। अब जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये हवाएं नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व से साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, और इनकी ये जो डायरेक्शन है ना, यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चाबी है। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, ये हवाएं ज़मीन के ऊपर से आ रही हैं, समंदर से नहीं। अच्छा, इस मॉनसून को समझने के लिए ना हमें थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। सिर्फ भारत को देखने से काम नहीं चलेगा, हमें पूरे प्लैनेट के विंड इंजन को समझना होगा कि पूरी दुनिया में हवाएं चलती कैसे हैं। क्योंकि ये जो बारिश है ना, ये कोई लोकल चीज़ नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी ग्लोबल कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो मिलिए ITZZ से। इसका पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराना नहीं है। आसान भाषा में समझे तो ये धरती का हीट इक्वेटर है, मौसम की दुनिया का एक बहुत बड़ा जंक्शन, जहां नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं आकर मिलती हैं। और हमारी कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। देखिए, ITCZ बनता कैसे है, ये समझना बहुत आसान है। सोचिए, इक्वेटर पर सूरज की किरणें एकदम सीधी और तेज पड़ती हैं। इससे वहां की जमीन खूब गर्म हो जाती है। अब गर्म हवा तो हल्की होती है, तो वो ऊपर उठ जाती है। इससे नीचे एक खाली जगह बन जाती है, जिसे हम साइंस में लो प्रेशर जोन कहते हैं। और कुदरत का नियम है कि वो खाली जगह पसंद नहीं करती, तो उस जगह को भरने के लिए आसपास से ठंडी और भारी हवा तेजी से आती है। बस, हवाओं के चलने का पूरा खेल यही है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये जो हवाएं हैं ना, ये एकदम सीधी लाइन में नहीं चलती। क्यों? क्योंकि हमारी धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, और इसी घुमाव की वजह से इन हवाओं का रास्ता भी मुड़ जाता है। इसी को फेरल का नियम या फेरल्स लॉ कहते हैं। तो होता क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में धरती के घूमने से ये हवाएं अपने दाईं ओर यानी राइट साइड मुड़ जाती हैं, और इसी घुमाव के कारण जो हवाएं इक्वेटर की तरफ आ रही होती हैं, वो बन जाती हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और यही हवाएं हमारी कहानी की असली हीरो हैं। चलिए, तो अब जब हमने ग्लोबल विंड पैटर्न की बेसिक बातें समझ ली हैं, तो वापस जूम इन करते हैं भारत पर और देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में ये पूरी कहानी कैसे पलट जाती है। तो होता ये है कि सर्दियों में सूरज की सीधी किरणें सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ने लगती हैं, और सूरज के साथ साथ हमारा वो मौसम का जंक्शन ITCZ वो भी दक्षिण की तरफ खिसक जाता है, मतलब भारत से काफी दूर। और जैसे ही ये होता है, भारत के ऊपर हवा का पूरा पैटर्न पूरी तरह बदल जाता है। तो अब पूरे भारत पर उन हवाओं का असर होता है जो नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, मतलब सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े जमीनी इलाकों से। और क्योंकि ये हवाएं समंदर के ऊपर से नहीं बल्कि जमीन के ऊपर से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आती हैं, तो इनमें नमी यानी मॉइस्चर बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये एकदम सूखी हवाएं होती हैं। तो अब हमारी पहेली और भी गहरी हो जाती है ना? अगर ये हवाएं इतनी सूखी हैं, तो फिर कोरोमंडल तट पर बारिश आ कहाँ से रही है, मतलब पानी कहाँ से आ रहा है? यहीं पर कहानी में एक और बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, ज्यादातर सूखी हवाएं तो पूरे भारत के ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन इन्हीं हवाओं का एक हिस्सा, एक ब्रांच अपना रास्ता थोड़ा बदल लेती है। ये ब्रांच गुजरती है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, और बस यहीं से सारा खेल पलट जाता है। ये कितना कमाल का उदाहरण है ना, कि कैसे एक ही हवा का सिस्टम अपने रास्ते के हिसाब से अपना पूरा कैरेक्टर बदल लेता है। जब वो जमीन के ऊपर से गुजरती है तो एकदम सूखी,
लेकिन जैसे ही वो समुंदर के ऊपर से गुजरती है, वो नमी से भर जाती है और बारिश करने की ताकत हासिल कर लेती है। तो होता ये है कि जैसे ही ये सूखी हवाएं बंगाल की खाड़ी के गर्म पानी के ऊपर पहुंचती हैं, वो एक स्पंज की तरह काम करती हैं। वो वहां से ढेर सारा मॉइस्चर, ढेर सारी नमी सोख लेती हैं। आप कह सकते हैं कि वो समंदर से नमी को उठा लेती हैं और अपने साथ आगे के सफर पर ले चलती हैं। तो अब ये हवाएं सूखी नहीं हैं, अब ये पूरी तरह से मॉइस्चर से लोड हो चुकी हैं और इनकी मंजिल एक ही है, कोरोमंडल तट। लेकिन बारिश होने के लिए एक आखिरी चीज का होना जरूरी है, और वो है एक रुकावट। इन नमी से भरी हवाओं के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी है ईस्टर्न घाट्स, यानी पूर्वी घाट की पहाड़ियां। और ये है हमारी कहानी का क्लाइमैक्स। जैसे ही ये नमी से भरी हवाएं ईस्टर्न घाट से टकराती हैं, उन्हें मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है। और जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, वो ठंडी होने लगती है। और ठंडी हवा ज्यादा नमी नहीं पकड़ सकती, तो वो अपनी सारी नमी बारिश की बूंदों के रूप में कोरोमंडल तट पर गिरा देती है। और बस इसी के साथ हमारी सर्दियों की बारिश की पहेली सुलझ जाती है। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून असल में जमीन से आने वाली सूखी हवा ही है, लेकिन जब इसका एक हिस्सा बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है, तो वो वहां से नमी उठा लेता है और फिर पूर्वी घाट से टकराकर तमिलनाडु के तट पर सर्दियों में बारिश कर देता है। ये भारत के कितने विविध और दिलचस्प क्लाइमेट का एक और बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने भारत की सर्दियों की बारिश की पहेली तो सुलझा ली, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी हमारे सामने है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का पैटर्न बदल रहा है, उसका इस बेहद नाजुक मॉनसून सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? भविष्य में ये बैलेंस कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।